हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस। मैं ट्रिकी एकेडमी से पूजा चौहान मैडम हूँ, जो कि आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। साइंस या जिसको कहा जाता है विज्ञान। सबसे पहले बात आती है कि विज्ञान किसे कहा जाता है। विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब क्रमबद्ध ज्ञान कैसा होगा कि जिस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है जल से, उसी प्रकार से पहले हमने जल के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में जितने भी प्रकार के जलीय जीव थे वो धीरे धीरे करके स्थल पर आए। फिर हमने स्थल का अध्ययन किया। स्थल पर आने के बाद में हमने उनका अध्ययन किया जब वो आकाश में उड़ने लगे। तो इस तरीके से हमने आकाशीय अध्ययन भी किया। तो जब हम इन तीनों चीजों का पूरा क्रम से अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? विज्ञान। ठीक है। क्या कहा जाता है? विज्ञान। किसे कहा जाता है? प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इस क्रमबद्ध ज्ञान में क्या क्या आएगा? तो इस क्रमबद्ध ज्ञान में पहले जलीय जीवों का अध्ययन आएगा, फिर स्थलीय जीवों का अध्ययन आएगा, और उसके बाद आकाशीय जीवों का अर्थात पक्षियों के बारे में अध्ययन आएगा। अब बात आती है कि जो विज्ञान है इसके जनक कौन है। फादर ऑफ साइंस किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ साइंस या विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइंस, या हम कहेंगे विज्ञान के जनक। जनक, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो विज्ञान के पिता जो हैं वो हैं अरस्तु। आपको कहीं कहीं पर अरस्तु ना लिखते हुए एरिस्टोटल भी लिखा हुआ आ सकता है। एरिस्टोटल। ठीक है। आपसे कहेंगे कि विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। इसके बाद में बात आती है कि आधुनिक विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक विज्ञान के जनक कहा जाता है गैलीलियो को। आधुनिक आधुनिक विज्ञान के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, ये कहा जाता है गैलीलियो को। ठीक है। देखिए, हम जो विज्ञान पढ़ने वाले हैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। हमें आलतू फालतू कुछ चीजें नहीं पढ़नी है। केवल जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप केवल वही ध्यान से और अच्छे से पढ़िए। हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड और काफी लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से लेकर आपको लेवल तक पढ़ाएंगे। अभी हमने विज्ञान का केवल इंट्रोडक्शन, केवल उसके बारे में जानना ही शुरू किया है। ठीक है, कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान, इसके जनक किसे कहा जाता है? अब जिसने इन सभी चीजों का अध्ययन किया होगा, कुछ बड़ा काम किया होगा, उसी को क्या कहा जाता है? जनक, या कहा जाता है फादर ऑफ साइंस। किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अरस्तु को, एरिस्टोटल को कहा जाता है। आपसे अगर पूछे कि आधुनिक विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक विज्ञान के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न साइंस किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गैलीलियो को। और यहीं से इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं या विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। हमारा जो विज्ञान है ये 3 भागों में विभाजित है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि विज्ञान के भाग, ठीक है, कितने भाग होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ साइंस। कितने भाग होते हैं विज्ञान के? तो विज्ञान के 3 भाग होते हैं।
अब वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसे हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत हम 3 विषय पढ़ेंगे। पहला है आपका जीव विज्ञान, दूसरा है आपका केमिस्ट्री जिसको हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, या हम इसे रसायन शास्त्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रसायन शास्त्र। तीसरा जो आपका विषय आता है विज्ञान के अंतर्गत वो होता है फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। या हम इसे कह सकते हैं भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र, ठीक है। विज्ञान के अंतर्गत ही हम 3 विषय पढ़ेंगे। सबसे पहला विषय है हमारा जीव विज्ञान या बायोलॉजी, दूसरा विषय है हमारा केमिस्ट्री या जिसको रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान भी कहा जाता है, और तीसरा जो विषय है हमारा वो है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स या जिसे हम भौतिक शास्त्र भी कहते हैं। अब बात आती है, कई बार इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो विषय है ये किन भाषाओं से लिए गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान या जो बायोलॉजी है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरे केमिस्ट्री के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। और तीसरा आपसे फिजिक्स के बारे में पूछा जाता है तो यह भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है। अब ग्रीक भाषा में ये किन किन शब्दों से मिलकर बने हैं ये बात आती है। तो बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बायोस प्लस लोगोस, ठीक है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस। उसके बाद में जो केमिस्ट्री है ये किन शब्द से मिलकर बना है, तो ये कीमिया शब्द से मिलकर बना है। कीमिया शब्द से मिलकर बना है। फिजिक्स जो है ये फिजियो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। ये फिजियो शब्द से मिलकर बना होता है। अब बायोलॉजी में जो बायोस है और लोगोस है इसका मतलब क्या होता है, तो बायोलॉजी शब्द में बायोस का मतलब होता है सजीव, या हम बोल सकते हैं लिविंग्स। बायोस जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में लिविंग्स, और हिंदी में इसको कहा जाता है सजीव। वैसे ही लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, या हम इसे हिंदी में कहेंगे अध्ययन। कीमिया जो शब्द है, कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ, ठीक है। कीमिया का शब्द अर्थ होता है काला पदार्थ, और फिजिक्स में फिजियो का अर्थ होता है उसकी बनावट। फिजियो का मतलब होता है उसकी बनावट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में आपसे अगर पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए फिजिक्स या भौतिक विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताएंगे कि ये भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है। अब बायोलॉजी जो है ये किन शब्दों से मिलकर बना है, तो बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स, लिविंग्स या सजीव।
लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब किसी के बारे में जब भी आप अध्ययन करते हैं तो उसके पीछे लगा होता है लॉजी या लोगोस। कीमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ। हमारे जो इसके जनक हैं, केमिस्ट्री के जो जनक थे एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर ने सबसे पहले केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र की खोज की थी। किस प्रकार की थी? तो वो किसी सिंध नदी के किनारे गए थे और उन्होंने वहां पर देखा कि वहां की जो मिट्टी थी उसमें काला पदार्थ था, कुछ काला रंग था। तो उन्होंने सोचा कि इसका जो काला रंग है वो किसके कारण हो सकता है। तो उन्होंने देखा, उस मिट्टी को ले जाकर उन्होंने लेबोरेटरी में रखा और उसके बारे में स्टडी की। फिर वहीं से कीमिया, लैटिन भाषा में एक शब्द निकला कीमिया, और इसी कीमिया से उन्होंने इसका नाम रख दिया केमिस्ट्री, कि इसमें जो काला पदार्थ है, काला रंग है, वो किसके कारण है? इस कीमिया के कारण है, इस केमिस्ट्री के कारण है। उसके बाद में भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र जो होता है हमें ये प्रदर्शित करता है कि प्रकृति में जितने भी प्रकार के द्रव्यमान और ऊर्जा में परस्पर संबंध होते हैं उनके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? फिजिक्स या भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अब ये जो तीनों विषय हैं इनके बारे में इनके जनक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके जनक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनक किसके बारे में बात करेंगे? बायोलॉजी के जनक के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु है। ठीक है, बायोलॉजी के जो फादर हैं या जनक हैं या जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु। अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, तो आधुनिक जनक की बात आती है। जीव विज्ञान के बाद है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के जनक कौन है? रसायन शास्त्र के जनक हैं इसके जनक हैं एंटोनी लेवोशियर। उसके बाद में बात आती है भौतिक विज्ञान की। या जिसको कहा जाता है फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान में आधुनिक जनक भी पूछे जाते हैं। तो आधुनिक जनक जो हैं इसके वो हैं आइंस्टीन। इसके आधुनिक जो जनक हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो इस प्रकार से विज्ञान के 3 विषयों को विभाजित किया गया है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक की बात की जाती है तो वो है अरस्तु। रसायन विज्ञान की बात की जाती है तो इनके जनक है एंटोनी लेवोशियर। और भौतिक विज्ञान के जनक की बात की जाती है तो वो है न्यूटन। और आधुनिक जनक जो इनसे पूछे जाते हैं तो वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इसके बाद में इसकी कुछ शाखाएं आती है, जैसे कि जीव विज्ञान की अलग शाखा है,
रसायन विज्ञान की अलग शाखाएं और भौतिक विज्ञान की अलग शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की शाखाएं हैं। पहली जो शाखा है वो है जूलॉजी। जूलॉजी जिसको कहा जाता है जंतु विज्ञान। दूसरी जो शाखा है इसकी है बॉटनी, जिसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। तीसरी जो शाखा है वो है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। और चौथी जो शाखा है वो है आपकी जेनेटिक्स, या जिसको कहा जाता है आनुवांशिकी। देखिए 3 विषय हैं, तीनों विषय की अपनी अपनी अलग शाखाएं हैं। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वाधिक जिसके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 4 शाखाएं होती है। वैसे तो 55 से ज्यादा शाखाएं होती है, लेकिन जो मुख्य है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो मुख्य रूप से ये 4 शाखाएं। जूलॉजी जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है, बॉटनी जिसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी जिसको सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है, और चौथा होता है जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। तो इन चारों को मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं, इसीलिए एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका बायोलॉजी। उसके बाद में जो रसायन शास्त्र है या केमिस्ट्री जो है, इसमें केमिकल्स, उनके फॉर्मूले, उनके संगठन, उनके यूपीएससी नाम वगैरह पूछे जाते हैं। किस केमिकल को मिलाने से क्या बनता है, किस प्रकार के अम्ल होते हैं, किस प्रकार के क्षार होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है, दुर्बल अम्ल किसे कहा जाता है, प्रबल क्षार किसे कहा जाता है, दुर्बल क्षार किसे कहा जाता है, पीएच स्केल क्या होती है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र में। धातुएं, अधातुएं, ये हमें रसायन शास्त्र के साथ साथ भौतिक विज्ञान में भी पढ़ने को मिलेगी। ये जो आपका टॉपिक रहेगा ये दोनों सब्जेक्ट्स में सेम रहेगा, मेटल, नॉन मेटल और साथ में कुछ गैसेस, ठीक है। उसके बाद में रसायन शास्त्र में कुछ होने वाली केमिकल्स के थ्रू होने वाली रिएक्शंस और उनमें होने वाले बदलावों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। भौतिकी या फिजिक्स जो है, इसमें हम प्रकृति में जितने भी चीजें हैं उनके द्रव्यमान और उनमें जो ऊर्जा पाई जाती है उसके बारे में, परस्पर संबंध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 विषय हैं विज्ञान के अंतर्गत, और ये तीनों विषय है आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो अदर एग्जाम हो, आपको ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स काफी पूछे जाते हैं। मेनली आर्मी में आपको फिजिक्स, साइंस और जीके पूछा जाता है, उसके साथ में मैथ्स, रीजनिंग पूछा जाता है। ये जो है आपका पूरा बेसिक से लेवल तक है। आज आपका केवल साइंस का इंट्रोडक्शन होगा, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। उससे पहले हम विज्ञान की ये जो 4 शाखा है उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि बायोलॉजी जो हम शुरू करने वाले हैं पहले, उसकी जो शाखाएं हैं उनके जनक कौन हैं और किसने क्या काम किए थे, इसलिए उनको जनक कहा जाता है, ठीक है। तो पहले हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि बायोलॉजी की जो मुख्य शाखाएं थी और उनके जो जनक हैं उन्हें क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है जनक। जीव विज्ञान, या जिसको कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजी जो शब्द है दो भाषाओं से मिलकर बना है। एक होता है बायोस प्लस लोगोस। बायोस में, बायो का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब होता है लिविंग्स, या जिसको कहा जाता है सजीव। लोगोस का मतलब क्या होता है, तो लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन। तो जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब बात यह आती है कि सजीव होते क्या है, क्या क्या हो सकते हैं सजीव। तो सजीव वो होते हैं जिनमें कुछ प्रक्रिया हो, कुछ जैविक क्रियाएं हो, जैसे कि
जैसे कि सबसे पहले आता है श्वसन। श्वसन, रेस्पिरेशन कहा जाता है जिसको, श्वसन या रेस्पिरेशन। दूसरे नंबर पे आता है कि इसमें कुछ क्या हो, श्वसन, पोषण, जिसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। तीसरा होता है ग्रोथ, या जिसकी वृद्धि हो। चौथे नंबर पे होता है अवशोषण। एब्जॉर्प्शन। पांचवें नंबर पे होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। और छठे नंबर पे होता है उत्सर्जन, जिसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। जिन भी जीवों में ये सभी प्रकार की क्रियाएं होती है उसी को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जिन भी जीवों में ये सभी प्रकार की प्रक्रिया होगी उन्हीं को क्या कहा जाएगा, सजीव कहा जाएगा। अब ये वाली क्रियाएं हमारे साथ साथ सभी प्रकार के जानवरों में होती है। किन किन में होती है ये सभी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं होती है सभी प्रकार के जानवरों में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे सजीव। उसके साथ साथ ये किस में होती है, तो ये हमारे अंदर भी होती है। मनुष्य, मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार का जानवर है। उसके बाद में पादपों में होती है ये प्रक्रियाएं, तो पादप भी क्या है, सजीव है। उसके बाद में और किस में होता है ये सारी प्रक्रियाएं, पादप में होती है, मनुष्य में होती है, जानवरों में होती है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, जैसे कि वायरस। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सजीव है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सजीव और निर्जीव, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है, वो क्या कहलाते हैं, वायरस कहलाते हैं। और सबसे खतरनाक वायरस आपको सभी को पता होगा क्या है, कोरोना वायरस। लॉकडाउन लगा था इस वायरस के कारण। ठीक है, कैसे है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, कैसे है बताइए। क्योंकि पहले आपसे कहा गया था कि मास्क लगा कर रखिए, अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ करके रखिए। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में पड़े रहते हैं, एटमॉस्फेयर में या किसी भी जगह पर पड़े रहते हैं। ठीक है, कहीं टेबल पर लगे होंगे, कहीं टेबल पर चिपके होंगे, किसी दरवाजे पर चिपके होंगे, आप कहीं हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में कहीं पर बेड वगैरह पर चिपके होंगे, तो ये उस कंडीशन में ये निर्जीव अवस्था में रहते, मरे हुए पड़े रहते। लेकिन जैसे ही आपने इनको छुआ, इनको टच किया, तो ये आपके हाथ से टच होकर सबसे पहले हाथ कहाँ जाएगा, मुंह की तरफ जाएगा। तो ये आपके हाथ के थ्रू, आपके हाथों के द्वारा आपके मुंह, आपकी नाक, आपके श्वसन तंत्र पर अटैक कर जाते हैं। और जिस प्रकार से ये उस समय निर्जीव अवस्था में पड़े हुए थे, तो जैसे ही इनको आपके शरीर की होस्ट सेल, आपकी जीवित कोशिकाएं मिल जाती है, तो ये अंदर जाके और जीवित हो जाते हैं, ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद में ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। जैसे कि कोई एक वायरस था, इसकी कोई एक सेल थी आपके हाथ पर, ठीक है, तो ये इस एक सेल के अंदर, ये एक सेल आपकी बॉडी में जैसे ही इंटर हुई, तो इसने अपनी ही कॉपीज की मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी। तो ये एक सेल से बहुत सारी सेल बन जाएगी, और धीरे धीरे करके हमारे, पहले हमारे गले पर क्या होता है, कोरोना वायरस में या दूसरा कोई वायरस आता है तो क्या होता है, सबसे पहले सर्दी जुकाम ही होता है ना, गले में खराश होने लग जाते हैं, तो सबसे पहले ये गले पर अटैक करेगा, सर्दी खांसी होगी, आपकी नाक में ब्लॉकेज होने लग जाएगा, मतलब आपकी, आप सोएंगे तो आपकी नाक बंद हो जाएगी, आप इधर होंगे तो आपकी नाक इधर से बंद हो जाएगी, उधर करवट लेंगे तो आपकी नाक उधर से बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले नाक के ऊपर अटैक करते, नाक के द्वारा फिर ये गले में अटैक करेंगे, गले से फिर आपका जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर अटैक करेंगे, ट्रेकिया के बाद ये आपकी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, आपके पूरे लंग्स पर, आपके पूरे फेफड़े पर अटैक कर जाते हैं।
और वहां पर आपकी जो फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है एल्वेओली, उसके ऊपर इस तरीके से छा जाते हैं कि धीरे धीरे करके उसमें पूरा कफ इकट्ठा हो जाता है और वो पूरा अपना जाल बिछा लेते हैं आपके पूरे फेफड़े पर, और धीरे धीरे करके ये इंसान के फेफड़े को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण अगर सही इलाज नहीं मिल पाया व्यक्ति को तो उसकी डेथ तक हो जाती है, उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए जो वायरस है, जिस भी प्रकार के वायरस होते हैं, इन सभी प्रकार के वायरस को क्या कहा जाता है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। और यही सब हम पढ़ने वाले हैं किसमें, बायोलॉजी में। यही सब हम पढ़ने वाले हैं किसमें, बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको ये सारी चीजें पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है और इंट्रोडक्शन में भी अभी कुछ इंट्रोडक्शन और बाकी है, तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी की 4 मुख्य शाखाएं होती है। वैसे तो 60-55 से ज़्यादा ही होती है, 55-60 से ज़्यादा शाखाएं होती है, पर मेनली जो आपके सिलेबस में आती है, जो आपके पूरे एग्जाम में आती है, वो 4 मुख्य शाखाएं। अब वो 4 मुख्य शाखाएं कौन सी है, तो सबसे पहले आपकी शाखा आती है जूलॉजी। जूलॉजी जिसको कहा जाता है जंतु विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान किसे कहेंगे, अब जंतु विज्ञान है, जंतु मतलब कि सभी प्रकार के जानवर। जिस विज्ञान में या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जूलॉजी, जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, सभी प्रकार के जानवर। इसी प्रकार से जूलॉजी जिसमें हम सभी प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है इसके जनक की, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले सभी प्रकार के जानवरों के बारे में अध्ययन किया था। साथ में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, बुक लिखी थी और बुक का नाम क्या था बुक का नाम था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया, ठीक है। एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था, इसीलिए इन्होंने पुस्तक का नाम क्या लिखा था, द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। क्या खासियत थी इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक की ये खासियत थी कि इन्होंने इस पुस्तक में लगभग 1000 से ज्यादा जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए थे, उनके पूरे शरीर के बारे में बताया था, उनके आकारिकी के बारे में बताया था, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान के जनक। अब जनक किसे कहा जाता है, जनक उन्हें कहा जाता है जो कोई बड़ा काम करे, उसी को कहेंगे ना हम जनक, या फादर ऑफ जो भी सब्जेक्ट दे रखते हैं उसके फादर कहेंगे हम। तो जब किस कंडीशन में कहा जाता है फादर, जब वो कोई बड़ा काम करे, तो उसी कंडीशन में या उसी व्यवस्था में हम उनको क्या कहा जाता है, जनक कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, इस पुस्तक में इन्होंने 500 से ज्यादा या 1000 से ज्यादा एनिमल्स के बारे में स्टडी की थी या उनका वैज्ञानिक नाम दिया था।
इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 1000 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक। अरस्तु भी लिखा हुआ आ सकता है और एरिस्टोटल भी लिखा आ सकता है, एरिस्टोटल। ओके, ठीक है, आया समझ में? जंतु विज्ञान ये सबसे पहली शाखा थी किसकी? विज्ञान की, सॉरी जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की सबसे पहली शाखा है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहा जाता है? तो जिसके अंदर हम सभी प्रकार के जानवरों का, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। एनिमल से रिलेटेड थी, इसीलिए द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। क्या किया था इन्होंने इस पुस्तक में? तो इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 1000 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक। नेक्स्ट जो ब्रांच है इसकी, सेकंड ब्रांच जो है आपकी, वो सेकंड ब्रांच है इसकी बॉटनी। बॉटनी जिसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति, जितने भी प्रकार के पादप होते हैं, जब हम इन पादपों का अध्ययन करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहा जाता है। सभी प्रकार के, कितनी सारी पेड़ पौधे होते हैं ना, पूरी दुनिया में कितने सारे प्रकार के पेड़ पौधे, और हर पौधा जो होता है एक औषधीय गुण के साथ होता है, ठीक है। तो इतने प्रकार के वनस्पति के बारे में अध्ययन किया था किसने किया था? थियोफ्रेस्टिस ने। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाता है। बात आती है इसके बाद में कि इनके जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी, या हम बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? कौन है? थियोफ्रास्टिस। थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक, थियोफ्रास्टिस, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टिस को। अब क्यों कहा जाता है इनको जनक? कुछ बड़ा काम किया होगा इन्होंने भी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, और बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है, इसीलिए द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। अब ऐसा क्या किया होगा इन्होंने इस पुस्तक में जो इनको जनक बना दिया? तो इन्होंने पादप की आकारिकी, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की थी। इसमें किसके बारे में बताया था? इस पुस्तक में इन्होंने पादप आकारिकी के बारे में बताया था। पादप आकारिकी। पादप आकारिकी जिसको कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। साथ में इन्होंने क्या बताया? पहले नंबर पे तो इन्होंने पादप आकारिकी के बारे में बताया, दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या बताया? 500 से ज्यादा, या हम बोल सकते हैं लगभग 1000
लगभग 1000 वनस्पति के वैज्ञानिक नाम दिए थे इन्होंने। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, आपको मैंने मुख्य 4 शाखाएं बताई है, 4 शाखाओं में से 2 शाखाएं हो चुकी है आपकी। पहली आपकी जो जंतु विज्ञान था, पहली शाखा है मुख्य, जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी जो शाखा है आपकी वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बॉटनी कहते हैं, इसके जनक है थियोफ्रेस्टिस। क्यों कहा जाता है थियोफ्रेस्टिस को जनक? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, इस प्लांटेरम या द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम ने इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने पादप की आकारिकी के बारे में बताया, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया, साथ में इन्होंने लगभग 1000 वनस्पति के वैज्ञानिक नाम भी दिए थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जनक। किसके जनक? वनस्पति विज्ञान के जनक। तीसरा जो होता है, तीसरी जो शाखा है आपकी, तीसरी शाखा है आपकी तीसरी शाखा है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो, बिल्कुल छोटा। ऐसा कोई जीव जिसको हम नग्न अवस्था में नहीं देख सकते, नेक्ड आइज के थ्रू हम नहीं देख सकते। नग्न अवस्था मतलब कि जैसे कि ये मार्कर है, हम इसको देख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया, तो आप क्या उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते, उसको केवल आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ही देख सकते हैं। तो ऐसे जीव जिनको माइक्रोस्कोप के ऊपर रखकर देखा जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, माइक्रो या सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और जिस विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या जिसको कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब ऐसा क्या किया था इन्होंने जो इनको इतना जनक कहा जाने लगा? तो इन्होंने बहुत सारी खोजें की थी। सबसे ज्यादा जो खोजें की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने ही। क्या क्या किया था इन्होंने? तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव को देखने का जो उपकरण था वो किसने बनाया था? वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही बनाया था। ठीक है, तो सबसे ये पहले इन्होंने क्या किया था? सबसे पहला जो इन्होंने काम किया था, वो काम किया था इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। सूक्ष्म दर्शी की खोज, डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जीव, यानी कि सबसे पहले जीवाणु की खोज जो की थी, जीवाणु की खोज भी सबसे पहले किसने की थी?
तो वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहले जीवाणु या बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था किसने? ल्यूवेनहॉक ने। डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। उसके बाद में तीसरा काम इन्होंने किया था, सबसे छोटा या सबसे छोटी जो जीवित कोशिका थी, जीवाणु तो खोज लिया, लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज भी किसने की थी? तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने काम किया था चौथा, आरबीसी की खोज की थी। आरबीसी जिसको कहा जाता है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका की खोज भी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था? तो सबसे पहले इन्होंने शुक्राणु यानी कि स्पर्म, शुक्राणु की खोज भी किसके द्वारा की गई? शुक्राणु या स्पर्म की भी खोज किसने की थी? ठीक है, सबसे पहले शुक्राणु या स्पर्म की खोज भी किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इन्होंने इतनी सारी खोजें की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या क्या किया था इन्होंने? सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की थी इन्होंने। उसके बाद में सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी, और सबसे पहला खोजा गया जीवाणु कौन सा था? ये था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, और यही सबसे पहली जीवित कोशिका भी थी। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले खोजा गया जीवाणु कौन सा था, तो सबसे पहले खोजा गया जीवाणु था माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले खोजा गया जो जीवाणु था वो था माइकोप्लाज्मा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो जीवित कोशिका खोजी गई थी वो किसकी थी, तो वो भी किसकी थी? माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया की ही थी। उसके बाद इन्होंने आरबीसी की खोज, जो कि हमारे रक्त का ही एक भाग होता है, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, उसकी खोज भी किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। साथ में इन्होंने शुक्राणु यानी कि स्पर्म के बारे में भी सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही खोजा था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चौथी जो शाखा होती है आपकी, चौथी शाखा है आपकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसको कहा जाता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, तो आनुवांशिकी के जो जनक हैं, आनुवांशिकी किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा कि जब भी किसी बच्चे में अपने पूर्वजों के लक्षण आ जाते हैं और जिस माध्यम से आते हैं, उन माध्यमों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। जैसे कि हमारे जो लक्षण हैं वो हमारे माता पिता के लक्षणों पर आधारित होंगे। जैसे हो सकता है हमारी आंखों का जो कलर है वो हमारे या तो माता की आंखों के कलर जैसा होगा या फिर पिता के आंखों के कलर जैसा होगा, या हो सकता है कि घर में चाचा चाची दादा दादी इनमें से किसी के लक्षणों के आधार पर होगा। लेकिन इन सभी लक्षणों को जो पहचाना जाता है, इन सबकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है जीन्स। ऐसा कहा जाता है ना कि आपके जो लक्षण हैं आपके पिता के जीन्स पर आधारित है, या आपकी माता के जो लक्षण आपके जो लक्षण है आपकी माता के जीन्स के आधार पर लक्षणों पर आधारित है। उसी प्रकार से आनुवंशिकी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है जीन्स, और उसी के माध्यम से हम लक्षणों की पहचान करते हैं। तो इसके जो जनक हैं
इसके जो जनक हैं वो हैं ग्रीगर जॉन मेंडल। इनके जो जनक हैं उनका नाम है, या हम बोल सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक। आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो हैं ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले जो आनुवांशिकी की खोज की थी, या जो लक्षणों की खोज की थी, वो मटर के पौधे, मटर यानी कि जो बटले होते हैं उसके पौधे पर की थी। उसके आधार पर ही इन्होंने गुणसूत्रों के बारे में खोजा था, और गुणसूत्रों के आधार पर ही जीन्स वगैरह इन्होंने पहचाने थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकी की पहचान करने में सबसे पहले किसका योगदान रहा है, तो वो योगदान रहा है ग्रीगर जॉन मेंडल का। किसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या बताया था कि जो जेनेटिक्स होता है, जो आनुवांशिकी होता है, दो चीजों पर आधारित होता है। किन दो चीजों पर, तो एक होता है वेरिएशंस, जिसको कहा जाता है विविधता, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशंस जो होते हैं इन दो चीजों पर ही आधारित होता है। वेरिएशंस किसे कह सकते हैं हम, जैसे कि हमारी जो उम्र है और हमारे पिता या हमारे जो पेरेंट्स की जो एज है, इन दोनों में जो एज डिफरेंस है उसी को क्या कहा जाता है। और एज डिफरेंस के साथ साथ हमारी जो सोच है उनमें जो भी उनमें जो भी विविधता आती है, मतलब कि जो भी अलग अलग सोच रहती है ना, जैसे कि आपके घर में कोई पूर्वज होगा तो उस पूर्वज को आपकी जो आज़ादी है वो अच्छी नहीं लगती होगी, तो उस हिसाब से जो भी वेरिएशन हो रहा है उनकी एज में, उसी को क्या कहा जाता है, वेरिएशंस कहा जाता है। और हेरिडिटी क्या कहा जाता है, जैसे कि आप और आपसे छोटे जो भाई बहन होंगे उनकी एज में जो डिफरेंस रहेगा उसी को क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके जो लक्षण हैं वो आपके पिता के आधार पर होंगे, लेकिन आपकी बहन या भाई के जो लक्षण हैं वो आपकी माता के आधार पर हो सकते हैं। तो यही कहा जाता है वेरिएशन और हेरिडिटी। बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों को समझ पाते हैं कि वेरिएशन जो होता है वो बच्चे और पेरेंट्स की एज के बीच में डिफरेंस होगा, लेकिन जो हेरिडिटी होगी वो माता पिता के लक्षणों के आधार पर बच्चों के जो लक्षण रहेंगे और उनकी जो उम्र रहेगी उसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसी को कहा जाता है हेरिडिटी। ठीक है, इतनी बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो कल हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। आज हमने केवल साइंस का इंट्रोडक्शन ही किया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि विज्ञान किसे कहा जाता है, तो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। ठीक है, सबसे पहला होता है बायोलॉजी, जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं हम। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, जिसमें हम केमिकल्स का स्टडी करते हैं या रसायनों का अध्ययन करते हैं, उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, जिसमें हम प्रकृति में जो भी चीजें पाई जाती है उसके द्रव्यमान और ऊर्जा में जो भी परस्पर संबंध होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको कहा जाता है फिजिक्स या भौतिकी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि विज्ञान के जनक कौन है, तो विज्ञान के जनक है अरस्तु और आधुनिक जनक हैं आपके गैलीलियो। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो रसायन शास्त्र है वो किस भाषा का है, तो वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। फिर मैंने आपको बताया कि फिजिक्स जो है किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, बायोलॉजी जो है सजीवों का अध्ययन होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीव, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या उसका अध्ययन। उसके बाद में जो केमिस्ट्री जो था, केमिस्ट्री जो है केमिया शब्द से मिलकर बना है, फिजिक्स जो है फिजियो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजी जो है एग्जाम में जो 70% पोर्शन आता है वो आपका बायोलॉजी से आता है, जीव विज्ञान से आता है। इसीलिए जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन हमें एग्जाम के लिए केवल 4 शाखाएं पढ़नी है। उन 4 शाखाओं के बारे में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कल से। ठीक है,
आज हमारी पहली क्लास थी। आज मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी की पहली शाखा कौन सी थी? कौन सी थी? जूलॉजी। दूसरी शाखा थी आपकी बॉटनी। तीसरी आपकी जो शाखा थी माइक्रोबायोलॉजी। चौथी आपकी शाखा थी जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। जूलॉजी के जनक या फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति के जनक थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है। उसके बाद में जेनेटिक्स के जनक जो हैं वो हैं ग्रीगर जॉन मेंडल। और माइक्रोबायोलॉजी के हैं ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने बहुत सारी खोजें की हैं और जितने भी पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं खोज के बारे में वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले खोजी गई जीवित कोशिका कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा। किसने खोजी थी? ल्यूवेन हॉक ने खोजी थी। सबसे पहले खोजा गया बैक्टीरिया या जीवाणु कौन सा था? माइकोप्लाज्मा। किसने खोजा था? ल्यूवेन हॉक ने। आरबीसी की खोज किसके द्वारा की गई? ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई। उसके बाद में आपसे पूछे स्पर्म या शुक्राणु की खोज किसके द्वारा की गई? ल्यूवेन हॉक के द्वारा ही की गई है। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई है, तो वो भी ल्यूवेन हॉक के द्वारा ही की गई है। ग्रीगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पर किया था? तो इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, मटर या बटले जिसको हम बोलते हैं साधारण सी आम सी भाषा में। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।